हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, आज के इस अंक में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले गणित विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनके हलों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो बच्चों, पहला प्रश्न इस प्रकार से है, एक बेलन, एक अर्धगोला तथा एक शंकु एक ही आधार पर बने हैं जिनकी ऊंचाइयां एक समान हैं, उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ बच्चों, यदि हम बेलन के आधार की त्रिज्या r मान लें और ऊंचाई को h मान लें, आधार की त्रिज्या को हमने r मान लिया और ऊंचाई को क्या मान लिया, h मान लिया। तो जो बेलन का आयतन होता है उसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बेलन का आयतन है, इसे हम V1 से मान लेते हैं। एक अर्धगोले का आयतन भी निकालना है तो अर्धगोले का आयतन जो है हम V2 से मान लेते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब अर्धगोला है तो 4/3 का आधा क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो जब अर्धगोले की ऊंचाई की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऊंचाई जो हो जाएगी वो r के बराबर हो जाएगी, यानी त्रिज्या के बराबर। तो यदि हम इसे h के रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 2/3 पाई आर स्क्वायर और एक r की जगह पर हम क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, क्योंकि r का क्यूब है। r क्यूब को हम आर स्क्वायर गुणे r के रूप में बांट सकते हैं और दूसरे r को हमने क्या लिखा, h लिख दिया, क्योंकि अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। ये हो गया आपका अर्धगोले का आयतन। और शंकु का आयतन, आधार की त्रिज्या r ही है और ऊंचाई h ही है, तो शंकु के लिए हम प्रयोग करते हैं सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर h का। तो यहाँ 3 आयतन आपको प्राप्त हो गए। पहला आयतन है बेलन का, दूसरा है अर्धगोले का और तीसरा है शंकु का आयतन। अब इनके आयतनों में अनुपात हमें निकालना है, तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3। तो आयतनों में आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच जो है उभयनिष्ठ है, तो पाई आर स्क्वायर एच को हम एक साथ कर लेते हैं, ये V1 का हो गया। V2 में आपको क्या मिल रहा है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच और V3 में मिल रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब बच्चों, यहाँ पर यदि हम आधार में जो 3 दिया गया है सभी में हम 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपाते 2 पाई आर स्क्वायर एच और अनुपात जो हो जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर एच। और यदि पाई आर स्क्वायर एच को कांस्टेंट मान लिया जाए, नियत मान लिया जाए, तो अनुपात क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ 3 गुना है, यहाँ 2 गुना है और यहाँ पर 1 गुना है। तो तीनों के आयतनों में क्या अनुपात प्राप्त हुआ, 3, 2 और 1 का अनुपात जो है प्राप्त हो गया। तो यही आपका अभीष्ट अनुपात है, 3, 2 और 1। तो बच्चों, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी भी इसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। पहले 5 दिनों दोनों मिलकर काम करते हैं और बी बाकी बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों, ए जो है किसी काम को 25 दिन में करता है, तो ए का 1 दिन का काम कितना हुआ। ए जो है उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेता है, तो 1 दिन में उसका 1/25 भाग पूरा कर पाएगा। इसी प्रकार से बी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो बी का जो है 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 भाग। और दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 5 दिनों तक। तो ए और बी यानी ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना होगा, 1 दिन का काम।
तो एक दिन का काम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के एक दिन के कामों को जोड़ लेंगे, यानी 1/25 भाग और 1/20 भाग। यहाँ आप लसा लेंगे तो लसा क्या आ जाएगा 100, और 100 में 25 से डिवाइड करने पर 4 और 20 से डिवाइड करने पर 5, यानी कि 9/100, 9/100 भाग वो पूरा कर लेंगे। तो एक दिन में कितना भाग वो पूरा कर पाएंगे, 9/100 भाग। इसलिए a + b का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, इसी का 5 गुना, यानी 5 × 9/100। अब इसको सरल करेंगे तो 5 से ये 20 बार में कट जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 9/20, 9/20 भाग जो है पूरा हो गया। अब शेष काम कितना बचा हुआ है ये हम ज्ञात कर लें। तो शेष काम को ज्ञात करने के लिए हम पूरे काम को 1 मानते हैं और उसमें से इस 9/20 भाग को घटा देंगे। तो घटाने पर यहाँ हमें प्राप्त होगा 11/20 भाग, 11/20 भाग प्राप्त होगा। अब इस काम को b को ही अकेला पूरा करना है, तो शेष काम को b द्वारा पूरा करने में लगा समय। तो कितना काम करना है, 11/20 भाग पूरा करना है, और b जो है उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 20 से यहाँ हम गुणा करेंगे, ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 11 दिन और लगेंगे। 11 दिन में शेष काम को b अकेले पूरा कर सकता है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो गया, 11 दिन। बच्चों यहाँ तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, दो पूर्ण घनों का अंतर 127 है। यदि इन दोनों में छोटे घन का घनमूल 6 है तो बड़े घन का घनमूल क्या होगा। यानी कि बच्चों यहाँ दो संख्याएं हम x और y मान लेते हैं, और दोनों के घनों का अंतर 127 दिया गया है। तो यहाँ x³ और y³ x³ - y³ = 127 दिया गया है, जहाँ पर x जो है y से बड़ा है ये मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक और चीज़ दी गई है कि दोनों में छोटे घन का घनमूल 6 है, तो y का घन और इसका घनमूल कितना है, 6 है। अब दोनों पक्षों का हम घन कर दें तब ये हमारा जो है घनमूल करड़ी हट जाएगी। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का घन करने पर y³ बराबर 6 का क्यूब प्राप्त होगा, यानी 6 का क्यूब क्या होता है, 216। अब ऊपर के समीकरण से x³ - y³ की जगह पर हम क्या रखेंगे, 216, और बराबर हो जाएगा 127 के। तो यहाँ से x³ प्राप्त होगा 127 + 216। अब इन्हें जोड़ लें, 343, यानी x³ कितना मिल गया, 343 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हमें दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर x बराबर करड़ी में 343, तो 343 का घनमूल क्या होगा, 7 होगा। यानी कि दूसरी संख्या यानी बड़े घन का घनमूल क्या है, 7 है। बड़ा घन क्या था, x³, इसका घनमूल क्या होगा, x, यानी x का ही मान हमें ज्ञात करना था। तो x बराबर क्या आ गया, 7। यही हमारा अभीष्ट उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, 143 के घन में इकाई का अंक क्या है। तो आइए इसे देखते हैं। 143 का घन में इकाई का अंक, बच्चों इसका घन हमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है इसके इकाई का घन करके देखते हैं। तो इसके 143 के घन में जो इकाई का अंक होगा वही 3 के घन में इकाई के अंक के बराबर होगा।
और 3 का घन क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 में इकाई का अंक। तो 27 जो संख्या है इसमें जो इकाई का अंक होगा वही इसका उत्तर होगा, यानी कि इकाई का अंक क्या है, 7। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 143 के घन में इकाई का अंक क्या होगा, 7 के बराबर होगा। यही हमारा अभीष्ट उत्तर हुआ। अगला प्रश्न बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यदि हम आयत की लंबाई मान लें, माना आयत की लंबाई को हम x मान लें और चौड़ाई को क्या मान लें, y मान लें, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर x गुणे y करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, xy। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, xy। अब लंबाई और चौड़ाई में 40 और 20% की वृद्धि करनी है। तो बच्चों यहाँ लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि हो गई x का 40%, यानी x गुणे 40/100। तो इसे सरल करने पर मिलेगा 2x/5। तो नई लंबाई क्या हो गई, नई लंबाई हो गई x प्लस 2x/5। सरल करने पर प्राप्त होगा 7x/5। अब चौड़ाई में वृद्धि ज्ञात कर लें। चौड़ाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि क्या हो रही है, 20%, यानी y गुणे 20/100। ये प्राप्त हो जाता है y/5। तो नई चौड़ाई क्या हो गई, नई चौड़ाई आप ज्ञात करेंगे तो y प्लस y/5, ये मिलेगा आपको 6y/5। ये नई चौड़ाई हो गई, इसलिए नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल हो जाएगा नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई, यानी 7x/5 और गुणे 6y/5। तो यहाँ क्या आ गया, 7 6 42, xy/25। ये हो गया नया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि ये हो जाएगी 42xy/25 माइनस xy। तो जब आप इसे सरल करेंगे तो क्या मिलेगा, 17xy/25। ये हो गई प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि। अब प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि बट्टे पूर्व जो क्षेत्रफल था उसमें 100 से गुणा करेंगे, यानी 17xy/25 गुणे xy हो जाएगा, बटे xy जो करना था वो नीचे गुणा हो जाएगा और गुणे क्या हो गया 100। तो यहाँ xy और xy आपस में कैंसिल हो गए। 100 में 25 से भाग देने पर 4 बार भाग हो गया और यहाँ आपको मिला 17 गुणे 4, तो 17 चौका 68, यानी 68% की वृद्धि हो गई। तो यही आपका अभीष्ट उत्तर हुआ कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, 68% की वृद्धि हो गई। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि किसी यात्रा को शुरू करते समय चाल को वास्तविक चाल का 5/6 गुना कर दिया जाता है, तो बताइए लगा समय वास्तविक समय का कितने गुना हो जाएगा। बच्चों यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न में जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि चाल को वास्तविक चाल का x/y गुना कर दिया जाता है, तो समय कितने गुना बढ़ जाएगा, तो समय जो है इसका जस्ट विपरीत हो जाता है, यानी कि x/y का विपरीत क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम y/x।
तो इसका हल देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे। वास्तविक चाल, वास्तविक चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे। 5/6 गुना करने पर नया चाल x गुणे 5/6 यानी कि 5x/6। ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा, तो नया समय बच्चों यहाँ यदि हम नया समय ज्ञात करने के लिए दूरी को हम मान लेते हैं कि कितनी है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर जाना है, तो पहला जो समय था, आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो जब हम समय निकालेंगे तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, यानी 1/x वास्तविक समय। और जब नया चाल हमारा 5x/6 हो गया तो नया समय जो लगेगा, नया समय हो जाएगा, दूरी तो वही है और चाल आपकी बदल गई 5x/6। ठीक है, तो पहले हमें समय क्या लगा था, 1/x, तो ये 6/5 × 1/x हो गया, यानी पहले वाले समय का 6/5 गुना समय लगेगा। तो यही आपका अभीष्ट उत्तर हुआ। कितने गुना हो जाएगा, 6/5 गुना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि इसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के समान है। तो पहले तो हमें पहले वाले दो वर्गों के क्षेत्रफल ज्ञात करने होंगे। ठीक है, फिर उनके अंतर के समान तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा और उस तीसरे वाले वर्ग का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो पहले जो है वर्गों के परिमाप दिए गए हैं। पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप ये कितना दिया गया बच्चों, 40 सेंटीमीटर। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, परिमाप का 1/4, यानी परिमाप में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 10 सेंटीमीटर इसका जो है भुजा आ गई। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, यानी 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है पहले वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरे वर्ग का परिमाप आपको दिया गया है। दूसरे वर्ग का परिमाप ये दिया गया है 32 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, दूसरे वर्ग की भुजा ये हो जाएगी 32/4, यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, यानी 8 × 8 64, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, इसके लिए आपको कंडीशन दी गई है कि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो है पहले दो वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल 100 था और दूसरे का था 64। इनके अंतर करने पर हमें मिलता है कितना, मिल जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 36 वर्ग सेंटीमीटर किसका क्षेत्रफल हुआ, तीसरे वर्ग का। और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। और जब भी हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, भुजा गुणे भुजा, यानी यहां से हमें मिल गया भुजा का वर्ग बराबर, यहां वर्ग है, भुजा का वर्ग बराबर 6 का वर्ग। तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर।
और हमें ज्ञात क्या करना था, तीसरे वर्ग का परिमाप। तो इसलिए तीसरे वर्ग का परिमाप, तीसरे वर्ग की भुजा हमें प्राप्त हो गई है। अब हम उसका परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, भुजा में हम 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 × 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो यही आपका अभीष्ट उत्तर हो गया। तीसरे वर्ग का परिमाप क्या हुआ, 24 सेंटीमीटर। बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंकीय संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो हमें भाग किसे देना है, 4 अंकी बड़ी से बड़ी संख्या में। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप जानते हैं बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये क्या होती है, 9999 होती है। अब इसमें हमें 345 से भाग देना है। तो हम 9999 में 345 से भाग देंगे तो 345 से भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 9999। तो इसमें भागफल जो है 28 प्राप्त होगा और शेष प्राप्त हो रहा है 339। तो 9999 को हम लिख सकते हैं 28 × 345 + 339। ये हमारा भागफल है और ये क्या है, शेषफल है। तो आपने पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक × भागफल प्लस शेषफल। तो इसी नियम से हम 9999 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब प्रश्न हमारा ये है कि हम इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ें कि योगफल जो है 345 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर कमी कितने की पड़ रही है, शेषफल हमारा 339 आ रहा है और हम भाग किससे दे रहे हैं, 345 से। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, अभीष्ट संख्या जो हमारी हो जाएगी जिसे जोड़ा जाना चाहिए, अभीष्ट संख्या बराबर 345 - 339। तो कितने का अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। यानी कि 6 हम इसमें और मिला देते तो ये 339 जो है आपका 345 के बराबर हो जाता और ये 28 की जगह 29 बार भाग पूरा चला जाता। तो यह संख्या जो मिलती 9999 में 6 और मिलाने पर वो क्या होती, 345 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती। तो हमारा अभीष्ट उत्तर क्या हुआ कि क्या जोड़ा जाना चाहिए, 6 को जोड़ा जाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है, 6। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित विषय में अक्सर पूछे जाते हैं और विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो इस प्रकार के और प्रश्नों को लेकर हम आगे की वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद।